भोलानंद सर, दीपक त्रिपाठी सर और हमारी गुरु निवेदिता मैडम। जैसे मंच पर विद्वान लोग हैं, उसी तरह से मंच के सामने भी विद्वान लोग हैं। पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक सभी का वंदन करते हुए मैं पुस्तक पर बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो पुस्तक और कवि दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं बार बार कहती हूँ कि मधुबनी विद्वानों का शहर, साहित्यकारों का, उस साहित्यकारों की सूची में एक और हमारे जो कवि जुड़े हैं पुस्तक के साथ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। कहते हैं कि संगत से गुण आप है, संगत से गुण जात। तो एक जो पारिवारिक विरासत है, जिस परिवार से आ रहे हैं हमारे कवि हरेंद्र सिंह, उस विरासत को उस पुस्तक में महसूस किया जा सकता है। और जो शीर्षक है एहसासों की धूप छांव, बहुत प्रतीकात्मक शीर्षक कवि ने दिया है। शीर्षक ऐसा है जो आकर्षित करता है। पुस्तक का शीर्षक क्या रखा जाए, इसकी पूरी एक पढ़ाई होती है और सर ने उस पढ़ाई को पढ़ा है या नहीं कि शीर्षक कैसे रखा जाए, ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि जिस पेशे से आ रहे हैं वो फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी भी एक कला है। कला की जितने भी विधाएं हैं, भरत मुनि जब नाट्य शास्त्र लिखते हैं तो वहाँ फोटोग्राफी का उन्होंने जिक्र उस रूप में नहीं किया है, क्योंकि तब कैमरा नहीं था। लेकिन इसमें नहीं है कि फोटोग्राफी वहाँ नहीं है किसी न किसी रूप में, क्योंकि नई नई विधाएं जुड़ती जाती हैं और कला जो हमारी चली आ रही है सदियों से, तो सिद्धांत हैं उसके साथ नई विधाएं भी जुड़ती हैं। तो फोटोग्राफी भी एक उसी प्रकार से कला है जैसे कविता है या संगीत है या नाट्य शास्त्र है। तो यदि एक व्यक्ति फोटोग्राफर है तो उसकी कला कैमरे के सामने से दर्शक तक, श्रोता तक, जनता तक पहुंच रही है और जनता ये समझ रही है कि ये एक फोटोग्राफर है। लेकिन फोटोग्राफर के भी तो एहसास हैं, उस एहसास के साथ ही तो वो फोटोग्राफी करता है। और मैंने भूमिका पढ़ी जिसमें कवि के भी शब्द हैं और प्रकाशक के भी शब्द हैं और वंदना मैडम के भी शब्द हैं। मैंने तीनों के शब्द पढ़े भूमिका में। तो एहसास, जब हम लोग काव्य शास्त्र को पढ़ते हैं तो वहाँ एक साधारणीकरण का सिद्धांत आता है कि किस प्रकार से जो हमारे कवि हैं, नाटककार हैं, उनकी रचना दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंचती है तो उनकी अनुभूति एक हो जाती है। और वही जो एहसास है, जो कवि के एहसास हैं, वो हम पाठकों, श्रोताओं तक भी पहुंच रहे हैं। ये एहसासों की जो बात है, मुझे लगता है कि जो भी संवेदनशील व्यक्ति है, कवि होना ही संवेदनशील व्यक्ति का ही काम है, क्योंकि जब तक संवेदना नहीं हो सकती है तब तक काव्य नहीं हो सकता, कोई भी कला नहीं हो सकती है। और संवेदना हर व्यक्ति के भीतर है। जो जितना जितना जागृत होता जाता है, उसकी संवेदना भी उतनी उतनी जागृत होती जाती है। और यदि एक कला में महारत हो जाए तो दूसरी कला में भी महारत होने लगती है। अभी वंदना मैडम ने अपनी बातचीत में कहा कि जो आउटडोर शूटिंग के दौरान समय निकलता था, उसमें कविताएं लिखी जा रही थी और उन कविताओं को स्वयं तक सीमित रखा जा रहा था, चाहे व्यस्तता कारण हो या कोई और। जब जीवन संगिनी तक को नहीं पता था कि कविता लिखी जा रही है, तो ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। लेकिन आश्चर्यजनक इसलिए नहीं है कि जो जितना बड़ा कलाकार हुआ है वो उतना अधिक संकोची भी हुआ है। हर कलाकार अपनी कला को तब तक मांझता है जब तक कि उसे उस योग्य न समझ ले कि उसे लोगों तक पहुंचाया जाए। जो पाश्चात्य विचारक हुए हैं क्रोचे, उनका एक सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद, और उसमें वो कहते हैं कि रचना तो उसी समय रच जाती है जब वह कवि के हृदय के भीतर रची जा रही होती है। यानी जब वह कागज पर नहीं उतरा है या वाचिक रूप में भी नहीं उतरा है, जब कवि के हृदय में है, उसी
समय रचना रची जा चुकी है, लेकिन जब वह बाहर आती है तो अभिव्यंजित होती है। वो क्रोचे कह चुके हैं, पाश्चात्य विचारक हैं। इसी तरह से मैंने अभी साधारणीकरण की बात की, तो जो जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे भारतीय विचारकों के सिद्धांत को हम लें या हम पाश्चात्य विचारकों के सिद्धांत को लें, क्योंकि जो सहृदयता की बात आती है, भाव की बात आती है, तो हर व्यक्ति एक की जो अनुभूति है वो दूसरे की अनुभूति से जुड़ जाती है। तो जो कवि के एहसास हैं वो पाठक के एहसास हो जाते हैं, और पाठक के साथ साथ जो कोई भी उसको सुनता है, क्योंकि कविता की यही शैली होती है कि वो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती है, वो पढ़कर सुनाई भी जाती है और सुनी भी जाती है। पूरी एक आत्मकथा इस संग्रह में है, और काव्य रूप में आत्मकथा है। आत्मकथा बचपन से शुरू हो रही है, जहाँ मधुबनी शहर है, जलधारी चौक का बहुत अच्छा प्रसंग आया है। और जब जलधारी चौक का प्रसंग मैं पढ़ रही थी तो मैं भी अपने बचपन के दिनों में खो गई। और कहते हैं ना कि हर शहर का एक डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्री भी शायद आप बनाएंगे, क्योंकि आप फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं। आपने कविता के माध्यम से भी मधुबनी की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जलधारी चौक का जो प्रसंग आया है, और उसमें एक घटना आया है जिसमें कि बेईमानी का प्रसंग है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, और मुझसे भी जो नए लोग हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो ऐसी कितनी ही घटनाएं होती हैं, कितनी ही जानकारी होती है, जिससे किसी शहर का इतिहास निर्मित होता है। तो आत्मकथा के रूप में, आत्मकथा की शैली के रूप में अपने शहर को, शहर के मोहल्ले को, इस भवन को, जब मैं इस कविता को पढ़ रही थी, जब चंद्रकला निवास का प्रसंग आया, तो मैं याद करने लग गई कि जब हम लोग बहुत छोटे थे और इस सड़क पर चलते थे, तो ऐसा मकान कोई दूसरा नहीं दिखाई देता था। इस मकान का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता था चंद्रकला निवास का, और उसमें जो चित्र है चंद्रकला निवास का, मुझे लगता है वो प्राचीन समय का चित्र है, अभी का चित्र नहीं है। अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से और बंबई तक, और बंबई के साथ साथ अभी का जो समकालीन परिवेश है, जिसमें जो वैश्विक संस्कृति का प्रवेश है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, हमारे जो बदलते जीवन मूल्य है, बाजारवाद का जो प्रभाव है, कुछ भी नहीं छूटा है। ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, उत्तर आधुनिकता, इन सारे सिद्धांतों को पढ़ करके इन्होंने लिखा। हो सकता है इन्होंने पढ़ा भी हो, और हो सकता है कि इन्होंने कैमरे की आंखों से पढ़ा हो, क्योंकि कैमरा भी तो एक माध्यम ही है दुनिया को देखने का भी और दिखाने का भी। ये, और जिस दुनिया की मैं बात कर रही हूँ तो बाह्य दुनिया है, बाह्य दुनिया के साथ साथ एक आंतरिक दुनिया होती है, जो मानसिक दुनिया होती है। कवि ने जितनी सजगता से बाह्य दुनिया का चित्रण किया है, उतनी ही सजगता से आंतरिक दुनिया का चित्रण किया है, और तभी वो एहसासों की बात करते हैं। कथ्य के अतिरिक्त यदि शिल्प को देखें, तो शिल्प में जो अभी आधुनिक समकालीन कविता का शिल्प है, वो पूरी तरह से इनकी कविताओं में उतर रहा है। इन्होंने पंत को याद किया है, और भी दिनकर को याद किया है, अनेक कवियों को याद किया है। तो इससे ये जान पड़ रहा है कि इन्होंने निरंतर कविता का अध्ययन किया है। इसके साथ साथ चौपाइयां लिखी हैं, और चौपाइयां बिल्कुल छंद की गिनती में बिल्कुल उपयुक्त हैं। तो निश्चित रूप से कवि ने अपने स्कूल के दिनों में सीखा हो, कॉलेज के दिनों में सीखा हो, चौपाइयों को इन्होंने अभ्यास किया है, और उन चौपाइयों के माध्यम से जो समकालीन जीवन है उसका चित्रण किया है। और बहुत बहुत अच्छे प्रयोग इन्होंने किए हैं, चाहे हम विषय के स्तर पर ले लें या शिल्प के स्तर पर ले लें, भावना के स्तर पर ले लें, यहाँ तक कि प्रस्तुति को ले लें, और हर कविता के साथ एक चित्र है। तो मुझे रेणु याद आए, मुझे शमशेर बहादुर सिंह याद है। रेणु के लिए कहा जाता है कि वो कैमरे से लिखते हैं, यानी उनकी जो कलम है वो ऐसा चित्र उपयुक्त करती है, प्रस्तुत करती है, उपयुक्त चित्र प्रस्तुत करती है कि ऐसा लगता है जैसे हम सिनेमा देख रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने वासु चटर्जी जैसे फिल्मकार के
के साथ काम किया हो और वो जब कलम चलाएगा तो वहाँ कैमरे का प्रभाव तो होना ही होना है। तो हर कविता के साथ एक चित्र की प्रस्तुति, और वो चित्र भी इतनी बोलती हुई है कि यदि कविता ना हो तो उस चित्र को देख करके भी आप उस एहसास को महसूस कर सकते हैं, और उस एहसास के साथ जब चित्र भी है तो समझना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से शमशेर बहादुर सिंह चित्रकार रहे, तो उनकी हम किसी भी कविता का यदि जिक्र करें, विशेष रूप से अभी मैं उषा कविता का जिक्र करूंगी, जहां उन्होंने शब्दों के माध्यम से एक पूरा चित्र तैयार किया, पूरी कैनवास को उन्होंने रंगा है। ठीक उसी प्रकार से कैमरे के माध्यम से कविता और कविता के माध्यम से फोटोग्राफी, इन दोनों का समायोजन एहसासों की धूप छांव में बहुत सफलतापूर्वक कवि किए हैं। मैं कह रही थी कि यदि इसमें कोई थोड़ी बहुत त्रुटि हो तो आप लोग बताइएगा, उसको हम लोग संशोधित करेंगे। तो जहां तक त्रुटि की बात है तो बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। यदि एक शिक्षक भी कॉपी चेक करते हैं तो कभी भी 25 में से 25 नंबर नहीं देते। यहाँ बहुत सारे गुरुजी बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका उत्तर ही यही होता है कि हम 25 में से 25 दे देंगे और इससे बेहतर आ जाएगी लिखित तो उसको हम क्या देंगे। यानी कितना भी बेहतर लिखा हो तो 24 ही मैक्सिमम, 24 से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हर बार ये स्थिति रहती है कि इससे बेहतर कुछ आ सकता है। इसलिए जो छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जहां लिंग है, वचन है, वर्तनी है, तो बहुत कोशिश करने के बाद और कई विद्वानों की दृष्टि से गुजरने के बाद भी थोड़ी बहुत त्रुटियां होती हैं। तो त्रुटि पर नहीं बात करके हमें तो ये देखना है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन में मधुबनी को छोड़ा और जो मधुबनी में जी रहा है, अभी भी मुंबई में रहते हुए मधुबनी में जी रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि मधुबनी जिसके भीतर अभी भी जीवित है, शायद ये अपनी मिट्टी से प्रेम करने का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि आपने अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने परिवेश को, अपने आस पड़ोस को, अपने चाय वाले दुकान के नाम को, जिसके नाम पर जलधारी चौक पड़ा, और वहां होने वाले प्रसंगों की चर्चा को, सब कुछ को आपने जीवित रखा। देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप कैसे आ रहा है। चौपाई में एक पंक्ति आई है कि विवाह करना चाहिए, अर्थ यही है, पंक्ति भिन्न हो सकती है। पूरी पुस्तक में मानव को कैसा होना चाहिए, भाव कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपनी संस्कृति को कैसे पहचानना चाहिए, देश के लिए कैसी भावना होनी चाहिए, रेलगाड़ी कैसे पूरे देश को एकजुट करती है, और रेलगाड़ी में जो एक भयानक जो विस्फोट हुआ था उसका भी प्रसंग उन्होंने रेलगाड़ी तो कविता में रखा है। तो मुझे लगता है कि एक पूरी आत्मकथा इस पूरे संग्रह की कविताओं के दिख रहा है, और यदि आगाज इतना बढ़िया है तो अंजाम कितना सुंदर होगा। कवि की ये पहली पुस्तक है, मैं इस पुस्तक का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अभिनंदन करती हूँ। जो संभावना है एक बहुत बड़े कवि बनने की, उसकी भी मैं प्रतीक्षा करती हूँ कि अभी इनकी बहुत सारी पुस्तकें हम लोगों को देखने को मिलेगी, हम लोगों को जानने को मिलेगी। और ये विनम्रता, इतनी अच्छी कविताएं लिखने के बाद भी इन्होंने एक तरह से एक झिझक के साथ इस पुस्तक को रखा है। और वंदना मैडम हम लोगों के सामने हैं जिन्होंने इतना सहयोग किया है, क्योंकि एक जीवन साथी का यही कर्तव्य भी होना चाहिए कि यदि उनके जीवन साथी कुछ अच्छा कर रहे हैं, खास करके मानवता के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो जितनी बधाई मैं सर को देती हूँ उतनी ही बधाई मैं मैडम वंदना को देती हूँ। और सर निराला सर, जो कि हमेशा साहित्यिक, बहुत सारी साहित्यिक बैठकें इनके यहाँ होती हैं और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण। मधुबनी के मुझे लगता है जितने भी गुणीजन हैं उनसे मिलने का हमेशा जो प्रसंग उपस्थित करते हैं निराला सर, तो मैं इनकी भी बहुत प्रशंसा करती हूँ। और मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो एक पूरे परिवार की विरासत है, जो अध्ययन की, अध्यापन की, सामाजिकता की, मेल मिलाप की, मधुबनी शहर की जो एक विरासत है, वो इस किताब के माध्यम से विश्व भर में पहुंचेगी, ऐसी मेरी आशा है, उम्मीद है। तो बहुत बहुत स्वागत। और फिर कविता पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसे और वक्तव्य नहीं होंगे, ये तो पहला वक्तव्य है।
ऐसे बहुत सारे वक्तव्य इस पुस्तक पर होंगे और कवि की जो आने वाली पुस्तकें हैं उसके लिए भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।